तो मैम सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं कि उनके ऊपर साढ़े साती ना आए। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके हॉरोस्कोप आपकी दशा से अलग आती है। अच्छा। तो यानी कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई भी इंसान हो, साढ़े साती तो आएगी ही आएगी। ठीक है, यानी पेरेंट्स के साथ कोई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, या अब मैं वैसे तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन डेथ जैसे कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं जब शनि की साढ़े साती का सेकंड फेज आता है, जब सेकंड टाइम आती है। आप बता रहे हो कि मेरी राशि मीन है जी, और मैं अभी तक हाँ। मेष को पढ़ के अपना काम चला रहा हूँ। वो आप मेष पढ़ते थे आपने अमित नाम से, हाँ। तो आप अमित नाम हो तो आपकी मेष राशि है। अच्छा, लेकिन जैसे मैं हूँ, हाँ। अब मुझे जब से पॉडकास्ट करने लग गया हूँ, हाँ। तब से मैं यूट्यूब पे देखता हूँ एस्ट्रोलॉजर, बहुत ठीक सारे है। हर एक चीज बताते हैं ना। हाँ। तो मैं उस चीज को मेष में ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, कब हाँ, से। हाँ। तो कई बार रिलेटिव भी हो जाती हैं वो चीजें कि हाँ ठीक यार, है। ये जो मेष राशि के लिए बोल रहे हैं तो वो वही चीज मेरे साथ हो रही है। बिल्कुल। और सेम टाइम पे अलग राशियों के साथ भी ऐसा कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल। तो कई लोग, जैसे मेरा अलग है, मेरी वाइफ का अलग है, हाँ। तो वो चीज़ें नहीं मानती कि जो इन्होंने बताया कि वो तो मेरे साथ हो ही नहीं रहा है। हाँ। कि कई लोग जैसे कई एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, उपाय बता देते हैं कि इनका ये उपाय है, अगर इसमें ये व्रत है तो ये उपाय है। तो वो एक उपाय सबके लिए तो काम नहीं आती होगी जी, है ना जी। और ऐसा भी है कि वो लोग ये भी नहीं बताते कि ये सारे, मतलब सब लोग उपाय ना करें। ठीक है, अब एक अमित नाम के 1000 लोग होंगे जी। एक उपाय आया है, 1000 लोग कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसका गलत प्रभाव ही पड़ता है लोगों पे। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल आना शुरू होता है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से ओवर थिंकिंग आने लग जाती है। ओवर थिंकिंग आने की वजह से आपकी बॉडी में पेन आने लग जाता है, क्योंकि साढ़े साती जब आती है तो कई बार आपकी बॉडी में पेन आने लग जाता है। कई बार आपका जो फिजिकल आपकी जो साती होगी, तो इस समय पे 3 लोगों के ऊपर साढ़े साती चल रही है। कुंभ राशि वाले लोगों के ऊपर, मीन राशि वाले लोगों के ऊपर और मेष राशि वालों की स्टार्ट हो गई है। तो एक का एंडिंग स्टेज होता है, एक का बिगनिंग स्टेज होता है और एक का मिडल चल रहा होता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ मिडल वाले, मतलब मैक्सिमम मिडल वाले फेस में सबसे ज़्यादा होती है। और मैं कहाँ पे हूँ? मिडल वाले फेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कौर और आप देख रहे हैं द AKY फिल्म पॉडकास्ट शो। और हमारी दूसरी गेस्ट है जो वो है मोनिका कोचर जी। ये एस्ट्रोलॉजर है और आज अपने बारे में तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। आप लोगों के लिए बहुत सारे सवाल हैं जो इनसे मैं पूछने वाला हूँ। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। और मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कोई बात तो नहीं। कहीं भी मैं अटकूँ तो आप प्लीज़ मुझे गाइड कर देना कि ये भी पूछ सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को लगना नहीं चाहिए कि कुछ रह गया है। तो मैम सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं कि उनके ऊपर साढ़े साती ना आए, है ना। और सबको क्या, मुझे खुद बहुत डर लगता है। तो आपको क्या लगता है कि साढ़े साती आए तो वो उसको क्या उपाय है उसके लिए, और क्या क्या परेशानियां आती हैं साढ़े साती में, इसके बारे में मुझे आप बताओ। सबसे पहली बात तो ये है कि साढ़े साती जो है वो हर एक इंसान के ऊपर लाइफ में 3 बार तो आएगी ही आएगी, और 30 ईयर्स के बाद साढ़े साती आती है। तो कोई अगर आज पैदा हुआ है तो 30 ईयर्स के बाद फिर साढ़े साती आएगी, फिर 30 ईयर्स के बाद आएगी, और लास्ट जो साढ़े साती होती है जो 90 ईयर्स के एज में जो स्पैन में मानी जाती है, उसमें कहते हैं कि वो इंसान को लेके जाती है। ठीक है, लास्ट वाली साढ़े साती। हाँ जी। तो साढ़े साती का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि आपकी जो जन्म राशि है, उस राशि पे जब चंद्रमा से 12वें भाव में शनि आते हैं, जब चंद्रमा के ऊपर शनि आते हैं और जब चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि जाते हैं, तो ये 7.5 साल का जो पीरियड होता है इसको साढ़े साती कहते हैं। ये 2.5 साल और 2.5 साल टोटल मिलाकर 7.5 साल का पीरियड होता है, जिसको साढ़े साती कहा जाता है। तो साढ़े साती से लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि इसका कुंडली से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके हॉरोस्कोप आपकी दशा से अलग आती है। अच्छा। तो यानी कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई भी इंसान हो, साढ़े साती तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये मेजर पीरियड के साथ साथ एक स्मॉल पीरियड शनि की ढैया भी आती है। लेकिन लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो साढ़े साती में जो इफेक्ट्स आते हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहले या तो मॉनेटरी लॉस होने शुरू हो जाते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर पहली साढ़े साती होती है तो उसमें ऐसे कहा जाता है कि दादा दादी या जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है। सेकेंड साढ़े साती जो होती है उसमें पेरेंट्स के ऊपर तकलीफ आती है, यानी पेरेंट्स के साथ कोई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, या अब मैं वैसे तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन डेथ जैसे कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं जब शनि की साढ़े साती का सेकंड फेज आता है, जब सेकंड टाइम आती है। और थर्ड फेज में जब साढ़े साती आती है तो वो कहती है कि वो इंसान को ही साथ में लेके चली जाती है, यानी कि वो इंसान का वो कॉन्क्लूसिव टाइम होता है, उसमें उसको भी
पैकअप करके जाना होता है। अच्छा, मुझे अभी एक चीज और पता चली, मुझे नहीं पता। 7.5 का मतलब मैं ये सोचता था कि एक आदमी के ऊपर अगर 7.5 आई तो 7 साल तक रहती है जी, और कि आपने बोला कि 2.5 साल रहती है। शनि की 7.5 साल ही रहती है। उसमें जो आपकी राशि है उससे 12वें भाव में जब शनि आते हैं तो पहले 2.5 साल वहीं रहेंगे। शनि जो है एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। अच्छा। तो जहां पर आपकी राशि है, जैसे आपकी राशि मीन राशि है, एग्जैक्टली आपकी मीन राशि है। अच्छा। तो आपके जब कुंभ राशि में जब शनि आए होंगे तो आपकी 7.5 स्टार्ट हो गई। तो अब आपकी मीन राशि है, तो अब शनि इस समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अब आपका जो है ना वो 5th जो पीरियड है वो मतलब 5 ईयर चल रहे हैं। मतलब कुंभ राशि में जब शनि स्टार्ट हुए तो आपकी 7.5 स्टार्ट हुई। अब मीन राशि में ये सेकंड फेज है। अब जब मेष राशि में शनि जाएंगे और वहाँ भी जब मेष राशि में शनि जाएंगे वहाँ पे वो 2.5 साल रहेंगे। तो वो कुंभ राशि से 2.5 साल, मीन राशि के 2.5 साल और मेष राशि के 2.5 साल। तो आप जब उनको टोटल करोगे तो वो 7.5 साल का पीरियड आएगा। अच्छा। तो ये 7.5 ईयर्स का पीरियड होता है, इसलिए इसको 7.5, ये लोकल भाषा में कहा जाता है, लेकिन इट कंप्राइजेस ऑफ 7.5 ईयर्स। ओके, आप बता रहे हो कि मेरी राशि मीन है जी, और मैं अभी तक मेष को पढ़ के अपना काम चला रहा हूँ। वो आप मेष पढ़ते थे आपने अमित नाम से। हाँ। तो आप अमित नाम हो तो आपकी मेष राशि है। तो अब क्या होता है कि राशि जो है वो जिन लोगों को पता नहीं होती, तो मतलब एस्ट्रोलॉजी में हम 3 तरह की राशि के प्रेडिक्शन देते हैं। तो एक होता है चंद्र आधारित यानी कि मून बेस्ड। तो जो नॉर्मली जो न्यूज़पेपर में छपती है वो मून बेस्ड होती है यानी चंद्र आधारित राशि होती है। तो उसमें आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ तीनों पता होगा। तो आप उस हिसाब से आपके जन्म के समय में चंद्रमा जहां पर होंगे वो आपकी राशि कहलाएगी, जो आपकी जन्म राशि होगी, जिसे चंद्र राशि भी कहते हैं। ठीक है। अब किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता तो उसकी फिर एक्यूरेट चंद्र राशि कैलकुलेट नहीं हो सकती। फिर घर वाले कहते हैं अरे कोई बात नहीं, तुम अपने नाम की राशि चला लो। तो आपकी नाम की राशि, तो अब अमित जो है वो अ अक्षर बनता है तो वो मेष राशि से रूल होते हैं। तो आप अपनी मेष राशि की पढ़ना शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को ना नाम राशि का पता होता है ना चंद्र राशि का पता होता है। वो तो सीधा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे चले जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो सन साइन की बात करते हैं। तो ज्यादातर जो हमारी जो जनरेशन है उसको सन साइन पता होता है। आप किसी को बोलो कि भाई अप्रैल बोर्न हो तो आप एरीज हो, आप नवंबर बॉर्न हो तो आप स्कॉर्पियो, तो उनको ऐसे पता होता है। ये सन साइन होता है, मतलब सन का मतलब कि जिस राशि में सूर्य होगा वो आपका सन साइन होता है। ठीक है। Okay. तो उस हिसाब से आपकी 3 राशि बनती हैं, एक चंद्र राशि, एक नाम राशि और एक सूर्य राशि। लेकिन जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन जिससे की जाती है वो आपकी चंद्र राशि होती है। ना पता हो कुछ भी तो नाम राशि ले लो, और अगर वो भी नहीं आप पाना चाहते तो सन साइन जो है वो सूर्य आधारित राशि वो सभी को पता होती है। तो जो मतलब एरीज हैं या कैप्रिकॉन्स हैं तो वो अपने मंथ्स के हिसाब से अपनी प्रेडिक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे मैं हूँ, अब मुझे जब से पॉडकास्ट करने लग गया हूँ तब से मैं यूट्यूब पे देखता हूँ एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे हर एक चीज बताते हैं। तो मैं उस चीज को मेष में ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, कब से तो कई बार रिलेटिव भी हो जाती है वो चीजें कि हाँ यार ये जो मेष राशि के लिए बोल रहे हैं तो वो वही चीज मेरे साथ हो रही है। बिल्कुल। और सेम टाइम पे अलग राशियों के साथ भी ऐसा कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल। तो कई लोग, जैसे मेरा अलग है, मेरी वाइफ का अलग है। तो वो चीजें नहीं मानती कि जो इन्होंने बताया कि वो तो मेरे साथ हो ही नहीं रहा। तो ऐसा होता है कि जो राशि बेस आप जो प्रेडिक्शन की जाती है ये जेनरिक होती है। चाहे आप उसको आप अपने नाम के हिसाब से लेके चलो, नाम राशि से लेके चलो, चाहे आप उसको चंद्र राशि के हिसाब से लेके चलो, चाहे आप सूर्य आधारित राशि सन साइन के हिसाब से लेके चलो, ये जेनरिक है। करोड़ों अरबों लोग हैं इस संसार में। तो अब अगर किसी का सन साइन एरीज होगा तो सबके साथ वही घटनाएं या वही सब चीजें नहीं होंगी। तो वो होगा कि हाँ आपको 1-2% आपको लगेगा अरे हाँ ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। और जब आपको ये पता चला कि मेरी चंद्र राशि तो मीन है, तो आप जब मीन राशि का प्रेडिक्शन पढ़ोगे यार ये तो मेरे साथ हो रहा है। और जब क्योंकि आप नवंबर बॉर्न हो तो आपका सन साइन स्कॉर्पियो बनेगा। तो अब आप जब सन साइन की प्रेडिक्शन आप पढ़ने लगोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो ये मेरे साथ हो रहा है। तो फिर आप क्या करोगे? तो इसका मतलब ये है कि हमारे को ये तीनों ही रूल करते हैं, क्योंकि हमारे ही ये तीनों पार्ट्स हैं। नाम भी हमारा है, चंद्र राशि भी हमारे जन्म के समय की है, और साथ ही साथ जो है वो जो सन साइन है जिस महीने में हम पैदा हुए हैं वो भी तो हमारा ही मंथ है। बिल्कुल। तो इसलिए कुछ क्वालिटीज हम उस मंथ में जो पैदा होते हैं उन सब के साथ हमारी सेम बियर करेंगे। मेरी बेटी खुद भी नवंबर बॉर्न है, ठीक है, 12 नवंबर है, आप 14 नवंबर हो, तो नवंबर वाले ट्रेड्स होंगे, एग्रेशन होगा, ठीक है जी।
प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आएगा जब बड़े हो जाते हैं, तो उनका मन करता है कि पैसा आए ना तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो एग्रेशन एक कॉमन ट्रेट हो गया, प्रॉपर्टी में जाएंगे तो वो। लेकिन अब सबके साथ ये सब मतलब नवंबर बॉन्ड सब सारे के सारे इस सोच वाले नहीं होंगे, उसमें डिफरेंट भी होंगे, क्योंकि फिर उनकी नाम राशि भी चल रही होगी, उनकी चंद्र राशि भी तो चल रही होगी, लेकिन आपके अंदर नवंबर वाले ट्रेड्स आएंगे, ठीक है। स्कॉर्पियो को बिच्छू कहा जाता है, तो ऐसे लोग डंक भी मारते हैं, मतलब अगर उनके साथ कोई बुरा करता है तो उसे छोड़ते नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सन साइन वाले स्कॉर्पियो के साथ भी होगा, मून साइन वाले के साथ भी होगा, और अगर उसका नाम भी अगर वृश्चिक पे आ जाता है तो उसके अंदर भी थोड़े से ट्रेड्स होंगे, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन ये तीनों ही हमारे ही बॉडी का पार्ट है, हमारी ही डेस्टिनी का पार्ट है, हमें इसीलिए वो नाम मिला, इसीलिए वो हमें मंथ मिला, इसीलिए हमें वो सन साइन मिला है, और इसीलिए हमें वो चंद्र राशि मिली है। तो मिला तो हमें ही है ना, तो हम उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन अगर तीनों का भी पढ़ लोगे तो आपको अपना क्रक्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आप ये कट शॉर्ट कर सकते हो कि नाम राशि का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके पास चंद्र राशि का बेस नहीं हो, आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप चंद्र राशि का इस्तेमाल आपको चंद्र राशि का इस्तेमाल तो तभी करना जब आपके पास तीनों चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ कुछ नहीं है तो आप चंद्र राशि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पूजा पाठ के लिए नाम राशि का इस्तेमाल करके पूजा करवाई जाती है। तो मतलब जो वो पंडित जी बोलते हैं जी आप अपना संकल्प बोलो, तो वो फिर आपके नाम राशि के हिसाब से वो कर देते हैं। अच्छा, बस उसका उतना ही रोल है। लेकिन अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अगर प्रेडिक्शन लेने के लिए जा रहे हो तो आपकी मून बेस्ड एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन ही की जाएगी, ओके, ठीक है। सन साइन बेस्ड भी नहीं होगी, क्योंकि वो पूरे महीने वाले जो लोग होते हैं वो एक ही साइन के अंदर आते हैं, तो सब लोगों के सेम ट्रेड्स नहीं होते हैं, एक आध मिल जाएगा। ये जो आप बात बोल रहे हो ना, सेम इसी टॉपिक पे अब मैं दूसरी बात बोलने जा रहा था कि कई लोग जैसे कई एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, उपाय बता देते हैं कि इनका ये उपाय है, अगर इसमें ये वर्त है तो ये उपाय है, तो वो एक उपाय सबके लिए तो काम नहीं आती होगी जी, है ना जी। और ऐसा भी है कि वो लोग ये भी नहीं बताते कि ये सारे मतलब सब लोग उपाय ना करें, ठीक है। अब एक अमित नाम के 1000 लोग होंगे जी, एक उपाय आया है, 1000 लोग कर रहे हैं, हाँ जी। तो इसका गलत प्रभाव ही पड़ता है लोगों पे। बिल्कुल पड़ता है। देखिए कुछ तो रेमेडीज ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक किसी के हॉरोस्कोप को देखकर, उसकी राशि आधारित, उसके नक्षत्र आधारित, उसके न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर ही प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। जैसे अगर डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज की गोली तभी दी जाएगी जब आपको डायबिटीज है। तो जेनरिक लोगों को कि भैया अगर उनको कोई भी किसी भी तरह का मोटापा आ रहा है तो भैया तुम डायबिटीज की गोली खा लो। कोई क्या नाम है, किसी को थायराइड हो गया तो डायबिटीज की गोली नहीं दे सकते हैं। तो जिसको जैसी बीमारी होगी उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। तो इन द सेम मैनर आपका जो राशि है, नक्षत्र है, आपके जो कुंडली का लग्न है, आपकी जैसी दशा चल रही है उसी के बेस पर आपको वो रेमेडी प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। तो एक तो जो एप्रोप्रिएट तरीका है वो तो यही है। लेकिन क्या है कि कई बार हमको ना कुछ मीठी गोलियां भी देनी होती है। जैसे जो होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं ना, तो अगर कोई बच्चा अपनी मम्मी के साथ चला जाए तो डॉक्टर से वो मतलब अगर तंग करने लग जाता है तो डॉक्टर उसके मुंह में थोड़ी मीठी गोली डाल देते हैं। बचपन में ऐसे मैंने देखा था कि हम अपनी मम्मी के साथ जाते थे, मम्मी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाती थी तो वो डॉक्टर हमारे भी मुंह में मीठी गोलियां डाल देती थी, छोटे से डब्बे में। उसमें कोई टिंक्चर या उसके अंदर कोई होम्योपैथिक सोल्यूशन नहीं होता था, तो वो तो मम्मी के लिए होता था, लेकिन हमको भी वो मिल जाती थी। तो इन द सेम मैनर वो हार्म नहीं करती थी। तो इसलिए अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उनके पास एक फिक्स चार्ट होता है कि अगर ये आएगा तो 3-4 तो हनुमान जी के उपाय बता दो। अच्छा। और कलयुग में ये चल भी रहा है, ठीक है ना। और 2-4 रेमेडीज जो होती हैं वो रिलीजन के बेस पे बता दी जाती हैं कि आप अगर सिख हो तो आप गुरुद्वारे चले जाओ, आप अगर हिंदू हो तो आप मंदिर चले जाओ, और अगर आप मुस्लिम हो तो आप दरगाह चले जाओ। तो वो कुछ कम्युनिटी बेस्ड जो है वो फिक्स एस्ट्रोलॉजर के पास होती हैं। तो क्या होता है कि उनका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जो जेनरिक बनाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को फायदा पहुंचाना है, किसी का प्रॉब्लम का एक्चुअल सोल्यूशन देना है, तो वहां पर हमको उसके हॉरोस्कोप की स्टडी करनी पड़ेगी। और ऐसे हम उसको जेनरिक अगर दे भी देंगे तो क्या होगा कि उसको थोड़ा फील गुड हो जाएगा बस। तो उसको कैसा लगेगा कि हाँ कि कुछ तो मुझे फ़ायदा हो गया। मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, उसने मुझे ना सूर्य को जल चढ़ाने के लिए बोला है। उन्होंने मुझे रोज़ ना हनुमान जी को या मंगलवार को हनुमान जी को पीपल के पत्ते पे राम लिख के चढ़ाने को बोला है। तो क्या होता है कि उससे आपका ऑरा पॉजिटिव होने लग जाता है। आप मंदिर जाते हो, आप सूर्य को रोज़ जल देते हो, तो आप एक एक्चुअली कॉस्मोस से, यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी तो आप ले रहे हो ना, तो उससे आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होना ही है। तो वो
उसको रेमेडी ना कह के हम उसको मीठी गोलियां कह सकते हैं कि हम उसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को तो प्रॉपर नहीं उसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उसके ऑरा को बूस्टअप कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम भी तो एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी होती है कि पहले तो उसका ऑरा बूस्ट कर दो, उसको पॉजिटिव बना दो। अगर वो कैपेबल हुआ, या अगर मान लो कि उसको उसी से फर्क पड़ गया, क्योंकि साइकोलॉजी भी काम करती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारी चंद्र राशि जो होती है वो टोटली हमारे मन को कंट्रोल करता है। तो ये अगर किसी ने साइकोलॉजिकली ये बोल दिया कि आप कल ठीक हो जाओगे, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि बस आज का दिन काट लो, आप अगले हफ्ते से ठीक हो जाओगे, तो आप वैसे ही ठीक होने लग जाओगे। अगला दिन बीतेगा नहीं, आप बोले उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला था मैं तो आज से ठीक होने लग गया हूँ, बस वो बिल्कुल सही एस्ट्रोलॉजर है, उसने इतना ही तो यही तो उपाय करने के लिए बोलता, बस मैं कर लूंगा। तो अगर इतने से भी काम चल जाता है तो वो रेमेडी काम करती है। लेकिन अगर कुछ मेजर इश्यूज हैं लाइफ में, कोई अगर क्रॉनिक डिजीज चल रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, 35 साल की उम्र हो गई है, जॉब के लिए मतलब जॉबलेस है, वो इतने टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, तो मतलब कुछ तो ऐसा है कि जो क्रॉनिक है उसके हॉरोस्कोप में भी, उसके लिए हम जेनरिक रेमेडीज मीठी गोलियां नहीं दे सकते। अगर देंगे तो वो कुछ टाइम के लिए उसका ऑरा बूस्टअप हो जाएगा, लेकिन फिर वो स्टेग्नेशन पीरियड में चला जाएगा। फिर वो आपके पास आएगा कि आपने तो मुझे ये उपाय बताए थे, पर थोड़े दिन तो मुझे अच्छा लगा और उसके बाद फिर मैं वो उसी जोन में पहुंच गया। फिर आप क्या करोगे? फिर आपको कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज करवानी चाहिए, ताकि उसमें अगर कुछ दोष चल रहे हैं, क्योंकि हॉरोस्कोप को देखने के बाद ही पता चलता है कि उसमें कुछ मेजर दोष तो नहीं है, काल सर्प दोष तो नहीं है, ग्रहण योग तो नहीं है, पितृ दोष तो नहीं है, गुरु चांडाल योग तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जो दोष होते हैं वो कुंडली की एनालिसिस के बाद ही पता चलते हैं। उसमें आप जेनरिक, आप सिर्फ किसी का फेस देखकर, उसके नंबर्स को देखकर आप उसके दोष को बता नहीं सकते हो, और उसकी फिर रेमेडी भी आप ऐसे नहीं बता पाओगे। जब आपको दोष पता है, कारण पता है, तो उसका आप इलाज भी कर पाओगे। ओके, तो जैसे आपने बोला कि कुंडली वाला है ना जी। अब जैसे हम लोग यूपी में पैदा हुए हैं, उस टाइम पे इतना वो ये चीजें नहीं थी, एस्ट्रोलॉजर वगैरह। हाँ। अब आई है, पहले लोग देखते थे गाँव में, हाँ। तो वैसे ही हाथ पकड़े दिखाते रहा कैसा तेरे पास पैसा बहुत है, तो उसको हम लोग ऐसे ले लेते थे कि हाँ इन बाबा को ज्ञान बहुत है, हाँ ये बता देते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजर वाला नाम हमें पता नहीं था उस टाइम पे। तो मेरी कुंडली नहीं बनी है, शायद बनी होगी तो कहाँ रखी मुझे पता नहीं। तो जैसे मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जहाँ पैदा हुआ हूँ, तो वो सब चीजें मैंने आपको बताई। मेरे बारे में आपकी क्या राय है और मेरे दशा क्या चल रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर मेरे पर प्रकाश डाल दो। तो बिल्कुल आपने जो अपने मुझे बर्थ डिटेल्स दिए थे, मैं पूरा बर्थ डिटेल तो नहीं बता रही हूँ, बट हाँ आप 5 नंबर से रूल होते हो। ठीक है, 14 है आपका, तो आप 5 नंबर से रूल होते हो। और मैंने आपको बीइंग स्कॉर्पियो तो बता ही दिया कि स्कॉर्पियो वाले कैसे होते हैं। ठीक है, 5 नंबर है, मनी इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड मनी इज द बिगेस्ट इश्यूज इन द लाइफ ऑफ 5 नंबर। 5 नंबर वाले को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। ठीक है, और पैसा उसकी स्ट्रेंथ भी होता है, और अगर ना मिले या कम मिले तो उसकी वीकनेस भी होता है, क्योंकि उसका सारा 24 घंटे उसका ध्यान कहाँ होता है? पैसा 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 पैसा। तो पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है? तो ये वाला जो गाना है ना, वो 5 नंबर वाले लोगों के लिए ही है। तो 5 नंबर वाले लोग फूडी बहुत, खाना बहुत, एक मतलब कहते हैं ना कि एक टेस्टी खाना उन्हें बड़ा पसंद होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, मूडी बहुत होते हैं, मतलब किसी भी टाइम पर उन्हें बात बहुत बुरी भी लग जाती है, और कई बार इतने हैप्पी गो लकी नेचर के होते हैं कि बिना बात के भी सामने वाले को 1 सेकंड में कैसे हंसाना है, उसका कैसे ध्यान डाइवर्ट करना है, ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये 5 नंबर वाले लोग हैं, तो पैसा उनको बहुत चाहिए। थोड़े कंजूस भी होते हैं, किसी एरिया में पैसा बच जाए, निकले नहीं जेब से, ये पूरी कोशिश होती है। और कहाँ से आ जाए, मल्टी सोर्सेज से आ जाए तो वेल एंड गुड भैया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आपका जो हॉरोस्कोप है वो मुझे ये बताता है कि आपके अंदर क्रिएटिव क्वालिटीज भर भर के हैं। ठीक है, थैंक यू। और इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी है आपके अंदर कि आप उसका अभी पूरा उसका ना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन दिमाग में इतने सारे आइडियाज आपके चल रहे हैं, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब मन अंदर से ना वो कहते हैं बॉयल हो रहा है कि मैं कैसे उसको थ्रो करूं और मैं उस क्रिएटिविटी से मैं कितना पैसा बना लूं जो मेरे अंदर है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम वही चीजें जो हैं वो रिलेशनशिप में इश्यूज भी देंगी। ठीक है, तो रिलेशनशिप में भी इश्यूज हो सकता है, आपके 1-2 लव अफेयर जो है वो ब्रेक, मतलब ठीक से चले नहीं हो, तो आपकी लव लाइफ नहीं ठीक रही हो। शादी से पहले ना
अब मैं इसको क्वेश्चन मार्क क्लियर कर दो, मेरी वाइफ भी पॉडकास्ट देखती है। जी बिल्कुल। हाँ, आपके जो अफेयर्स हैं वो नहीं चले होंगे, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रही होगी जब भी आपने कोशिश की होगी, ठीक है, और कोशिश रही होगी कि मेरी मनपसंद लड़की मिले, यानी कि लव मैरिज, या जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हूँ मुझे वही मिले, क्योंकि चूजी भी हैं, ठीक है। तो अब क्रिएटिविटी भी है और सब चीज़ें भी हैं, पैसा भी बहुत चाहिए, और इस समय पर दशा भी इस समय पे भगवान की दया से, महादेव और काल भैरव हनुमान जी की कृपा से आपकी शुक्र की दशा चल रही है। तो शुक्र जो है, वीनस जो जिसके ऊपर बहुत सारे लोग रील्स भी बनाते हैं कि जब शुक्र आता है तो वो 20 साल के लिए आता है, ठीक है। तो वो 20 साल के लिए अगर शुक्र आया है तो वो डेफिनेटली आपका लक तो एनहेंस करेगा ही करेगा। मनी के कमाने के अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेफिनेटली मिलेंगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी अगर प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं तो सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि 20 साल आपके बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ होगा। अब स्ट्रेट ग्राफ तो श्री रामचंद्र जी का भी नहीं था, किसी का लाइफ नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहूँ कि वो 20 साल आपके एक जैसे रहेंगे, नहीं, आपके कुछ बीच में 3.5 साल का ऐसा पीरियड आएगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जो करंटली आपका अभी चल रहा है। लेकिन आप जो करंटली अच्छा पीरियड चल रहा है, तो जो 5 साल से अब 7.5 ही चल रही है, उसका क्या करोगे? तो उसको भी हमने उसको साथ में हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि दशा तो अच्छी है, शुक्र की है, और रिजल्ट भी देने, मतलब कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी क्लिक होते होते हो सकता है कि एकदम से स्टॉप हो जाती हो, या जितना आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आपको एक्सपेक्टेशन से आपकी मीट नहीं हो रही है, बिल्कुल। तो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में बहुत गैप चल रहा है, और ये आपके 7.5 की वजह से है, शुक्र की दशा की वजह से नहीं है। शुक्र आपका बॉल वेल प्लेस्ड है, लग्न लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, थोड़ी सी अफ्लिक्शन है सन की, उसको कैसे करेक्ट करना है वो मैं आपको ज़रूर पॉडकास्ट के बाद में बताऊंगी कि उसमें आप क्या कर सकते हो। लेकिन ये जो शुक्र की दशा है ये आपको धनवान, रिचेस्ट पर्सन बनाकर जाएगी, टेक माय वर्ड्स। थैंक यू सो मच, ठीक है। और 7.5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ पनिश करने नहीं आती है, क्योंकि सभी लोग जो है वो 7.5, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से 7.5 की टॉपिक पर आ रही हूं, बिल्कुल। तो 7.5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ पनिश करने नहीं आती है, लेकिन एक्चुअली पैटर्न 7.5 का ऐसा होता है कि पनिशमेंट जैसा फील होने लग जाता है। सबसे पहले मन में घबराहट शुरू हो जाती है, बैठे बैठे ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, कई बार पसीने आते हैं, और कई बार जैसे वो फोमो जिसको हम बोलते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि भैया अब ये काम नहीं हुआ ना तो कभी होगा ही नहीं जी, ये ऐसा एक हमें जो मतलब ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी अब निकल गई ना तो जिंदगी में कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल आना शुरू होता है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से ओवर थिंकिंग आने लग जाती है, ओवर थिंकिंग आने की वजह से आपकी बॉडी में पेन आने लग जाता है, क्योंकि 7.5 जब आती है तो कई बार आपकी बॉडी में पेन आने लग जाता है। कई बार आपका जो फिजिकल आपकी जो पावर है वो आपकी कम होने लग जाती है। तो आपकी पावर कम होती है तो कई बार काम करने की इच्छा नहीं होती है, और अगर काम करो और रिजल्ट ना मिले तो कह यार हटा परे यार, क्या कर रहे हैं यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अब इसमें मेहनत ज़्यादा होती है और आपको रिजल्ट कम मिलता है। ये भी एक्सपेक्टेशन और जो रियलिटी का जो गैप है ये 7.5 में बहुत ज़्यादा आता है। अब आप ये मानोगे कि जब मेरे पास लोग आते हैं, आप ये मान लो कि अगर प्रॉब्लम्स अगर चल रही है ना तो 100% में से 90% लोग शनि की 7.5, शनि राहु की दशा में, केतु की दशा में, मंगल की दशा में या शनि की ढैया में ही एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करते हैं। बिल्कुल, मतलब जब आप ठीक ठाक हो तो आपको डॉक्टर के पता एड्रेस की जरूरत नहीं है, आपको एस्ट्रोलॉजर का आप उसमें गूगल मैप्स में जाके एस्ट्रोलॉजर नियर बाय मी करते हो, या आप किसी प्लेटफॉर्म, एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो, क्योंकि आपको जो वो प्रॉब्लम जो फेस हो रही है, आपको लग रहा था कि ये ना मेरे बस की नहीं हो रही है, मतलब मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। तो जब हैंडल होना बंद हो जाता है तब एस्ट्रोलॉजर की याद आती है। जब सब जगह से दरवाजे बंद हो जाते हैं, दिमाग बंद हो जाता है कई बारी, तो ऐसा लगता है कि हर जगह जाओ, मत्था टेको, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। अब इसमें मत्था टेकने से भी वो जो टाइम पीरियड 7.5 का है वो आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपको स्ट्रेंथ दे देती है कि आप कहते हो हाँ मंदिर जाके बहुत अच्छा लगा, आज ये पुण्य करके ना किसी को खाना खिला के बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल, और मम्मी पापा के चरण स्पर्श कर लिए, अच्छा लग रहा है। लेकिन जो काम चाहिए, जो सक्सेस चाहिए वो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जो मेंटल सुकून चाहिए जिसकी आपको तलाश होती है, हम दिन भर सारा दिन खपते हैं, काम करते हैं तो इसलिए कि रात को पीसफुल नींद आए, लेकिन रात को नींद आ नहीं रही है तो फिर क्या करोगे, फिर नेगेटिव सोचता है इंसान, क्योंकि रात को जब नींद नहीं आती ना तो कभी इंसान ना हैप्पी गो लक्की नेचर में नहीं होता, वो नेगेटिव सोच रहा होता है, उसको किसी अप्सरा के सपने नहीं आ रहे होते हैं,
उसको कोई जो है परेशानी के ही सपने आ रहे होते हैं। तो इसलिए अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो ये भी शनि की 7.5 में लोग अक्सर फील करते हैं। ठीक है, तो अब जब एक जेनरिक सिम्टम सभी के साथ होते हैं, वायरल इन्फेक्शन अगर फैलेगा तो सबको खांसी जुकाम होगा ही होगा। तो जब जब 7.5 होगी तो इस समय पे 3 लोगों के ऊपर 7.5 चल रही है, कुंभ राशि वाले लोगों के ऊपर, मीन राशि वाले लोगों के ऊपर और मेष राशि वालों की स्टार्ट हो गई है। तो एक का एंडिंग स्टेज होता है, एक का बिगनिंग स्टेज होता है और एक का मिडल चल रहा होता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ मिडल वाले, मतलब मैक्सिमम मिडल वाले फेस में सबसे ज्यादा होती है। और मैं कहाँ पे हूँ? मिडल वाले फेस में। ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आपको सक्सेस चाहिए ना वो मीट नहीं हो रही होंगी। लेकिन बस ये दिमाग में रखिए कि 7.5 जब आती है वो आपको स्ट्रगल देकर आपको मजबूत बनाती है। आपके सारे फियर्स एंड फोबियाज अब सब गल सड़कर निकलेंगे आपके अंदर से, क्योंकि कितनी नेगेटिव टेंशन होगी, कितनी नेगेटिविटी आप सोच लोगे, वो कहाँ से, वो एक बार आपके दिमाग से होकर निकल जाएगी। आप एक ही जोक पर बार बार हंस नहीं सकते हो, तो एक ही परेशानी पर बार बार रोगे भी नहीं। तो आपको जो परेशानी है तो आपके मन में आप बहुत डेस्परेट हो जाओगे, ये परेशानी आ रही है तो अब मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना है। अगर ये मेरी सक्सेस मुझे इस समय पर वो नहीं मिल पा रही है जो मैं चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब या तो मेरे एफर्ट्स में कमी है, या मैं स्ट्रैटेजी चेंज करूँ, या काम करने का तरीका चेंज करूँ, या मैं अपने शेड्यूल को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करूँ। कुछ तो चेंज करूँगा। तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव इंसान होगा ना वो इस तरह से सोचेगा, तो वो 7.5 को पार करने के लिए अलग अलग तरीकों की खोज करेगा। लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर इंसान होगा जिसका चंद्रमा वीक है या जिसके हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स कोई स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे हैं, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ये साइड इफेक्ट होता है। मैं गया हूँ, हुआ मेरे साथ 1 साल के लिए, तो वो डिप्रेशन भी आता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके अंदर अगर प्लैनेट की स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, कोई ऐसा करीबी जो आपको कहे कुछ नहीं होगा यार, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स, ये टाइम बीइंग फेज है। और 7.5 साल के लिए आई है और ये मिडिल फेज ही थोड़ा सा टफ है। उसके बाद जो आप आगे जिंदगी में आगे बढ़ोगे, कभी पीछे मुड़ के देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। कई लोग हैं मैम, जैसे कि मैं तो अभी खैर मेरी कोई एज नहीं है, जो मुझसे 40 साल 45 साल के लोग हैं। अब मैं, वो दोस्त है मेरे, हाँ। अभी एक बिग बॉस में गया था, तो मैंने देखा कि अभी तक उसकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं थी, अचानक से बढ़ गई। अच्छा, ठीक है, और अचानक से अब घट भी गई। अच्छा, तो ये चीज कैसे हो जाती है? मतलब लोग ध्यान नहीं देते या लोग ज्यादा घमंड करने लगते हैं उस चीज पे? इसका डायरेक्टली कनेक्शन मैं 7.5 से तो नहीं बोलूंगी कि भाई किसी को एकदम से सक्सेस मिल रही है और वो अचानक से वो फिर डाउनफॉल की तरफ चला गया। ठीक है, तो हम ऐसे देखें तो फिल्म स्टार्स का भी एक बूम वाला पीरियड भी आया था और उसके बाद फिर डिक्लाइनिंग फेज भी आया था। ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सबकी लाइफ में होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं। तो दशाएं क्या होती हैं? आपकी जो हॉरोस्कोप है दैट इज अ स्टैटिक वन, जो आपको बाय बर्थ मिली है। इट्स अ मैप ऑफ योर डेस्टिनी। इसको हम अपने भाग्य का मानचित्र कहते हैं। तो आपका भाग्य का मानचित्र आपके पैदा होने से पहले ही बन चुका था और आपके पैदा होने के साथ ही वो छप गया और पंडित जी के हाथों में पहुंच गया। लेकिन उसमें आप उस जो आपका मैप है उसमें आप चलोगे कैसे, वो आपकी दशाएं आपको उंगली पकड़ के लेके जाएंगे कि आपने गड्ढे में गिरना है, कि आपने एक ब्यूटीफुल पार्क से निकलना है, कि आपने एक रेनबो से ट्रैवल करना है, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होगी, या आपको ये कष्ट मिलेंगे, या आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल होगा, या आपको स्पाउस या आपकी मैरिड लाइफ में कष्ट मिलेगा। तो किन किन रास्तों से होकर गुजरोगे ये आपकी दशाएं निर्धारित करती हैं। बिल्कुल, जैसे आप समझा रहे हो अब, है ना, कितने प्यार से समझाया आपने। हर एक चीज दिमाग में एक होता ना कि पल्ले पड़ी हैं बातें जी। तो आजकल AI आ गया है ना, और आपको क्या लगता है कि AI एस्ट्रोलॉजर को रिप्लेस कर सकता है आगे फ्यूचर में? आप मुझे ये बताओ, अगर काम वाली नहीं आई है, बर्तन मांजने हैं, तो पहले था कि भाई काम वाली नहीं आई है तो फिर भैया जो घर की जो फीमेल्स हैं उन्हें बर्तन मांजने पड़ेंगे जी। अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो जो मतलब जो क्या नाम है यूटेंसिल्स क्लीनर वाली जो मशीन आ गई है वो आपके बर्तन धो के आपको रख देती है। ठीक है, लेकिन क्या वो सारे काम कर देगी? मतलब बर्तनों को पोंछ भी देगी, उसके अंदर डाल भी देगी, उसमें से निकाल भी लेगी और रैक में भी लगा देगी। काम तो सारा होता है ना, सिर्फ खाली बर्तन मांजना तो नहीं होता। आप पहले बर्तन उसमें डालोगे, उसमें वॉशिंग पाउडर डालोगे, उसके बाद उसको चलो वो मलने का काम मशीन कर रही है, लेकिन उसमें से निकालना है, फिर रैक में लगाना है,
ये वाले काम तो फिर भी ह्यूमन को ही करने पड़ते हैं ना। बिल्कुल। या तो फिर आप एक रोबोट लेके आओ, तो पहले तो आप बर्तन मांजने की आप एक यूटेंसिल क्लीनर वाली एक मशीन रखो, फिर आप एक रोबोट लेके आओ जो ये सारे काम आपके करे। बिल्कुल, ठीक है। तो इन द सेम वे ये एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको दे रही हूँ कि अगर AI आ गया तो AI को क्या किया, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, उसको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, इतने हद तक पढ़ाया जा रहा है कि वो पढ़ पढ़ के अपना ही दिमाग लगा रहा है और अपने ही जो है वो कॉम्बिनेशंस जो है वो लोगों को गाइड कर रहा है। लेकिन उसमें ह्यूमन इमोशंस कहाँ हैं? अगर जब एस्ट्रोलॉजी की बात होती है, क्या वो डिफरेंशिएट कर लेगा कि ये इसका मून साइन है, ये इसका सन साइन है, ये इसका नेम, इसकी नाम की राशि है? क्या वो ये तीनों का डिफरेंशिएशन बता देगा? और फिर ये इसका न्यूमरोलॉजिकल नंबर है, फिर दोनों को मिलाओ भाई, एक तो उसकी हॉरोस्कोप की कॉम्बिनेशंस निकाल लो और दूसरे फिर उसका न्यूमरोलॉजी का चार्ट निकाल लो, फिर वास्तु भी वो बता दे कि आप इस डायरेक्शन में बैठोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, उस डायरेक्शन में बैठोगे तो पैसे चले जाएंगे। ये सारे कॉम्बिनेशंस AI कैसे कर लेगा? तो उसको सारे कॉम्बिनेशंस चार्ट के रटवाए जा रहे हैं और कॉम्बिनेशंस बता दिए, उसको दशाएं बता दी, कैलकुलेशन बता दी, तो मतलब इट्स अ लाइव कैलकुलेटर, तो आपको लाइव कैलकुलेशन करके बता देगा कि समय आपकी ये 7.5 चल रही है, ये है, ये है। ठीक है। अब उसको भी रेमेडीज वही बताई जाएंगी जो उसके पास डेटा में होंगी, कोई नई तो नहीं बताई जाती। लेकिन हम कोई पर्सन आता है उसकी एज देखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में एक फंडा होता है देश, काल और पात्र। देश यानी कंट्री, पात्र का मतलब है एज, और काल का मतलब होता है ट्रेंड। जैसे इस टाइम पे तो अभी जो है वो 21st सेंचुरी चल रही है। ठीक है। तो देश, काल और पात्र यानी कि आपको जो आपके पास नेटिव आया है, जो जातक आया है, उसकी एज का ध्यान रखना है, किस कंट्री में प्रेडिक्शन लेना चाहते हो उस कंट्री का ध्यान रखना है, और इस समय कौन सा समय चल रहा है। मतलब 1800 में अगर किसी की प्रेडिक्शन की जाती तो उसके समय के अनुसार की जाती। ठीक है। अब जब प्रेडिक्शन की जाएगी तो अब जेन Z के हिसाब से की जाएगी। ठीक है। तो देश, काल, पात्र ये AI कैसे डिटेक्ट करेगा? मेरे पास एक बच्चा आया और उसके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है। ठीक है। 16 साल का है वो। 16 साल में शुक्र की दशा में क्या करेगा? आप 30-31 साल के हो, आपके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है। अब मेरे पास एक 70 इयर्स का पर्सन आया, उसमें उसके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है, तो तीनों की एज अलग अलग हो गई। एक बिल्कुल क्या नाम है यंग एज हो गया, एक आप मतलब बीच वाले हो गए, मिडिल वाले फेज में चले गए, और एक आपका ओल्ड एज में आ गए। तो क्या तीनों की प्रेडिक्शन सेम होगी? मैं तीनों को सेम रेमेडी बता दूं? जो 16 साल वाला है वो शुक्र में मेरे को बताएगा कितनी गर्लफ्रेंड्स बनेगी मेरी, मुझे बताओ, मेरे कितने रिलेशनशिप होंगे, मेरी लव मैरिज होगी कि मेरी अरेंज मैरिज होगी, मैरिज की क्वालिटी कैसी होगी। जो आपकी एज वाला आ जाएगा, जो 30 से 40 ईयर्स के बीच वाला आएगा, वो कहेगा मुझे बच्चे के लिए पैसा जोड़ना है, उसको एक मतलब एक स्टेबलाइज एक फ्यूचर देना है। तो मुझे वो बताओ कि मेरी मनी मल्टीप्लाई कैसे होगी, मेरी मनी ग्रोथ कैसे होगी, मैं हेल्दी मतलब और कैसे हेल्दी रह सकता हूँ। ठीक है। ये मेरी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। आपका क्वेश्चन कहीं पे भी गर्लफ्रेंड के रिलेटेड नहीं होगा। नहीं, जो 50 इयर्स या 70 इयर्स या 60 इयर्स वाला आएगा, वो क्या कहेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं, मुझे हेल्दी रहने की मुझे टिप दो, क्योंकि मेरी बहुत घुटनों में दर्द होता है, या मैं 70 इयर्स का हो गया हूँ लेकिन दिमाग में सेक्सुअल डिजायर्स चल रही हैं, अब 70 इयर्स में मैं क्या करूँ? ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है। तो मतलब 70 इयर्स वाले लोग भी बोलेंगे कि भाई दिमाग में अब सेक्सुअल थॉट्स चल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि भैया हमारी हेल्थ खराब है, तो मैं सबको एक जैसा सोल्यूशन कैसे दे दूं? बिल्कुल नहीं दे सकती। AI कैसे डिफरेंशिएट करेगा? बस मैं तो ऑडियंस के लिए पूछ रहा था, मैं तो क्लियर हूँ इस चीज को लेके। तो AI जो है ह्यूमन इमोशंस को, एज को, मतलब देश काल और जो परिस्थिति है उसका ज्ञान जो है वो AI को नहीं है, वो कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन टेंडेंसी, जो हमारा ह्यूमन फेज होता है उससे रिलेटेड है। और जो ह्यूमन फेज है वो कैसे समझेगा? जो खुद ह्यूमन होगा। तो मैं अगर ह्यूमन हूँ तो मैं ह्यूमन के सारे एस्पेक्ट्स को समझ सकती हूँ उसके हिसाब से। फीमेल है तो मैं शुक्र की दशा में उसको अलग तरीके से गाइड करूंगी, मेल है तो मैं उसको अलग तरीके से गाइड दूंगी, बच्चा है तो उसको अलग तरीके से गाइड करूंगी। ठीक है। क्योंकि मैं खुद ह्यूमन हूँ और मैं ह्यूमन के डिफरेंट फेजेस को समझती हूँ। AI एक मशीन है, कैलकुलेटर है, जो रोड मैप दे सकता है, लेकिन वो कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी को ह्यूमन के साथ कैसे फाइन ट्यून करना है वो कहाँ से लेकर आएगा? बिल्कुल। उसे पहले ये समझ आनी चाहिए कि कॉस्मिक एनर्जी है क्या, और फिर वो जो इंडिविजुअल आया है मेरे पास उसके साथ उसको मैं फाइन ट्यून कैसे करूं। तो वो रटे रटाए
पैरामीटर्स तो बता सकता है, लेकिन वो क्यों ह्यूमनली सॉल्यूशंस नहीं बता सकता। सो दैट इज अ डिसएडवांटेज। ओके, सो मैम आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे पूछने के लिए इनकी चीज, कभी कोई ऐसा वियर्ड सी चीज लेके आते हैं आपके पास कि मेरा ये खराब हो गया, चाहे ऐसे सही हो गया है? कई बार आते हैं ना अलग ही चीज लेके, जैसे हमें पता है कि हमारा ये खराब हुआ है, चाहे हम कोई एक दुकान खोल रहे हैं और आपको हमने बुलाया कि मैम देख लो आके कि ये दुकान में सब कुछ चीजें सही है। हाँ। तो ऐसे ही बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं आपके पास। तो अभी तक आपको क्या लगा कि कोई बहुत अलग टाइप का इन सब चीजों से हट के कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम लेके आया आपके पास? देखो वैसे तो मतलब जो अनकॉमन क्वेश्चंस हैं वो बीच बीच में आते रहते हैं, ठीक है। जिसमें से एक जो मुझे याद है जो अनकॉमन क्वेश्चन था वो एक 72 इयर्स का एक मेरे पास एक एजेड पर्सन आया था और मुझसे वो चैट पे बात कर रहा था, क्योंकि मैं चैट पे भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, तो वो चैटिंग से मुझसे कनेक्ट हुआ था। ठीक है। अब मैं जब उसका डेट ऑफ बर्थ पढ़ रही थी तो ही वॉज 1949 बॉर्न, तो मैंने 2 बार चश्मा चेक करा कि 1949 बॉर्न है ये, तो इतना मतलब एज है इसकी, तो ये क्या क्वेश्चन लेकर आया होगा। उसका क्वेश्चन ये था कि मैं जिस फीमेल को लाइक करता हूँ वो 26 साल की है, वो मुझे रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं कर रही है, तो क्या वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आएगी? तो पहले तो मैं थोड़ा सा मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं इस क्वेश्चन को एक्चुअली क्वेश्चन समझ के पढूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप जिस सीट पर होते हो आपके लिए हर कोई पर्सन वो पेशेंट है। बिल्कुल। अगर उसको ये बीमारी है, अगर उसको ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो सोल्यूशन मांगेगा। आई एम नॉट एनीवन हु शुड जज अदर्स, सो दिस इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज माई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो मैंने फिर उसका हॉरोस्कोप देखा और उसके हिसाब से उसको बताया कि भाई फीमेल जो है वो मतलब शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, वो तेरे फाइनेंसेस में उसको इंटरेस्ट आ रहा है तो इसलिए वो तेरे आगे पीछे घूमती है, जिसको तू प्यार समझ रहा है या अट्रैक्शन समझ रहा है, बट एक्चुअली कहानी ये नहीं है। Okay. तो उसने इस बात को इतना बुरा माना कि वो उसने अब्रप्टली वो चैट एंड कर दी और गुस्से में मुझे 1 स्टार रेटिंग देके चला गया, बिकॉज आई टोल्ड हिम द रियलिटी। क्या बात है। ओके, तो मुझे अब 2-3 बीच में, वैसे तो आपने बातों में बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए मुझे, लेकिन एक फेवरेट है मेरा कि लोग कहते हैं कि ये काम मत करो, कुछ भी मत करो, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो आपको बता देंगे कि पैसा कैसे कमाना है। yes. है ना? तो ये पैसा बैठे बैठे कैसे कमाते हैं, प्लीज मैम मुझे ही बता दो अगर ऐसा कोई आइडिया है। पहले तो मुझे वो एस्ट्रोलॉजर बता दो जो ये बताता हो। आजकल बहुत सारे लोग, जैसे मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, तो कई लोग ये बता रहे हैं कि ये रील इतने टाइम पे आप अपलोड करो, आपकी वीडियो इतने टाइम पे अपलोड होनी चाहिए। तो कई बार मुझे हंसी भी आती है और कई बार सोचता हूँ कि क्या पता हो भी सकता है, क्योंकि मैंने आजमाया नहीं है, बस मैं सोच रहा हूँ, है ना? तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ ये रील डालूंगा इतने मिलियन जाएंगे, तो उसके बाद मुझे प्रमोशन मिलने लग जाएगा, या यूट्यूब पे डालूंगा तो अर्निंग बढ़ जाएगी। तो एक्चुअली में रियलिटी है या बस ऐसे लोग बातें कर रहे हैं? तो इसका मैं सबसे पहले तो मैं इसको आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपके पास एक गाड़ी है, हाँ जी, ठीक है, उसमें 4 पहिए होते हैं जी। आप एक साइड के पहियों को आप मान लो कर्म और दूसरे साइड के पहियों को मान लो भाग्य। हाँ जी। अब मैं एक साइड के पहियों को निकाल देना चाहती हूँ जो कर्म नाम के पहिए हैं। अब मैं कहती हूँ कि अमित अब आप गाड़ी चलाओ और मुझे एक राउंड डलवाओ। तो आप मुझे राउंड पे लेके जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? पहिए लिए तो कहाँ से लेके जाए कोई? तो बैठे हुए मतलब अगर इस तरह से कहा जाए कि भाग्य, मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपने भाग्य को आप कैलकुलेट करवा रहे हो और एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि आपको कैसे पैसे कमाने हैं, लेकिन पैसे कमाने का जो आपको एफर्ट करना है वो तो आप ही को करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आपको क्या समझ आएगा कि आप यहाँ पर फंस गए हो कि मैं 11th-12th में अगर मतलब कोई बच्चा है वो 10th के बाद सब्जेक्ट चॉइस नहीं कर पा रहा है कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा कि मैं ये वाला सब्जेक्ट लूँ तो मैं प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा आगे, बहुत स्ट्रॉन्ग आगे मैं सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। तो आपके पास आएगा तो आप बोलोगे बेटा आप साइंस ले लो, ह्यूमैनिटीज ले लो, या आप मेडिकल ले लो, नॉन मेडिकल ले लो, तो आप उसको एक गाइडलाइन दे दोगे। लेकिन क्या वो बैठे बैठे अपने आप से ही कॉमर्स पढ़ लेगा या साइंस पढ़ लेगा सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के कहने पे? उसके हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन ह्यूमैनिटीज का है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने कहा नहीं आप चिंता मत करो, साइंस हो जाएगी, आप साइंस करो, आप ना क्या नाम है टेक्नोलॉजी में जाओ, आप बीटेक करना। लेकिन उसके पास वो टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन ही नहीं है, लेकिन सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि नहीं इससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, आईटी इंडस्ट्री में जाना बहुत मोटा पैसा है,
ठीक है, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना या मीडिया में चले जाना, बहुत पैसा कमाओगे, लेकिन वो कॉम्बिनेशंस नहीं है। और दूसरी तरफ जो है, अगर आपके पास कोई ये आता है कि भाई अब मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ लेकिन मुझे आगे समझ नहीं आ रहा मुझे करियर क्या बनाना है, तब तो एस्ट्रोलॉजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है कि भैया उसको गाइड करो, उसके कॉम्बिनेशंस के आधार पर, उसकी कैपेबिलिटीज़ के आधार पर, उसके एक्सपीरियंस और उसकी नॉलेज के आधार पर कि वो क्या कर सकता है, क्या करना चाहता है, और जो करना चाहता है उसका एसोसिएशन इन सिंक विद द एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है या नहीं है। आप करना तो आप वो चाहते हो जो टाटा बिरला अंबानी करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज बनना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और इतने वाइल्ड स्केल पर वो करना चाहते हैं, बट आपका हॉरोस्कोप जो है वो बताता ही नहीं कि आपके अंदर इतना करेज है कि आप बिजनेस के लिए रिस्क ले सको। बिल्कुल स्मॉल रिस्क ही नहीं आप ले सकते, तो आप टाटा बिरला अंबानी के लेवल पर कैसे आप पहुंचोगे? तो एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जाकर आपने पैसे कमाने हैं, ये गाइडेंस दी जा सकती है, लेकिन बस आप बैठ जाओ और भाग्य अपने आप आके आपको वो, मतलब अगर आपको क्या नाम है मतलब साइंस भी अगर करनी है तो अपने आप ही ट्यूशन वाला भी आके आपको पढ़ा जाएगा, स्कूल के टीचर्स भी आपको नोट्स भेज देंगे, आपको बस घर में बैठे रहना है और आप एसी की हवा में बैठे रहो। मतलब कुछ करने से ही होगा। भाग्य यानी पुरुषार्थ और जो भाग्य है यानी कर्म और भाग्य दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, ठीक है। तो जब हम छोटे थे तो संस्कृत में एक मतलब श्लोक होता था, या आप उसको चौपाई बोलो, कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्यानि न मनोरथे, मतलब वो उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलती है जो मेहनत करते हैं। सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप चल के मरा हुआ हिरण उसके मुंह में एंटर नहीं कर सकता, यानी कि शेर को भी अगर अपना पेट भरना है तो उसको हिरण का शिकार करने जाना पड़ेगा, तो सोए हुए शेर के मुंह में उठ के अपने आप हिरण चल के नहीं आ जाएगा। तो यानी कि भाग्य और पुरुषार्थ यानी कर्म और भाग्य साइड बाय साइड चलते हैं। तो खाली भाग्य से आप कर्म की थ्योरी, फिर तो जो कृष्ण जी ने पूरी हमें गीता का उपदेश दिया हुआ है वो तो सारा कर्म के ही आधार पे दिया हुआ है, तो फिर वो तो गीता की रेलेवेंस क्या हो जाएगी? हम गीता के उपदेशों का क्या करें फिर तो हम, सबसे बड़ी बात है कि ना गीता को मानो, ना ज्ञान को मानो, ना कर्म को मानो, आप सिर्फ भाग्य के भरोसे आके बैठ जाओ और उसके बाद देखो कि भाग्य आपको क्या देता है। क्योंकि निठल्ला बन के बैठोगे ना तो मम्मी पापा भी 18 साल के बाद कहेंगे कि भैया बस बहुत हो गया, आप अपना बोरिया बिस्तर उठा, हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी, तुझे पढ़ा दिया, आप इतने कि पूरी जिंदगी तुझे नहीं बिठा के खिला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो और जैसे मैं हूँ, मैं कहीं घर लेने जा रहा हूँ, अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनके घर में अब एंटर करता हूँ मैं, तो आज के 5 साल पहले उनका घर नहीं लगता था, कोई चीज कहीं फेंकी है, कोई चीज कहीं रखी है, और आज के टाइम पे वो खुद बताते हैं कि देख तू अपने घर में ना ये चीज इधर रखी हो, ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये साइड है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो इन चीजों से घर में कितनी शांति और कितना एक्चुअली पैसा तो आता ही होगा मुझे लगता है, और वो कहते हैं कि जो घर में रहता है उन पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है इस चीज का, जब आपके घर में सारी चीजें सेटल हो और घर अच्छे दिशा में हो, टॉयलेट के पास किचन नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी चीजें। तो इसका क्या मिथ है, ये क्या सच है, मतलब आप बताइए। ये मिथ नहीं है, आप वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो बृहत संहिता ये हमारी एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी एक हमारी बुक है, एक ग्रंथ है जो वाराह मिहिर द्वारा रचित है, यानी वाराह मिहिर 6th सेंचुरी के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए थे। उन्होंने इतनी बारीकी से प्रेडिक्शन करी थी कि आजकल के एस्ट्रोनॉट्स भी वो नहीं बता सकते कि कोई भी प्लैनेट कितनी दूरी पर है और वो कब जो है कब फॉल करेगा, कब उसका डिस्टेंस चेंज होगा, कब ये कन्वर्ट हो जाएगा सोलर एक्लिप्स में, या ये कोई भूकंप की घटना बताएगा। वाराह मिहिर ने एक एक चीज नेचर से रिलेटेड, अर्थक्वेक हो गया, नेचुरल क्लैमिटीज हो गई, बारिश कितनी होगी, एग्रीकल्चर कैसा रहेगा, किसी देश की सरकार पलटेगी, कब पलटेगी, किस नेता का जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी, या किस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशंस होंगी, या जियो पॉलिटिक्स कैसे होगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बृहत संहिता में इंक्लूड की थी, जिसको हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी के नाम से जाते हैं, मेदिनी ज्योतिष। तो उसका एक पार्ट है वास्तु, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति से जुड़ी हुई सारी चीज़ों के ऊपर बात करी वाराह मिहिर ने, ठीक है। तो प्रकृति में एक चीज़ आपकी नेचुरल फोर्सेस भी आती हैं, जिसमें आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपकी अर्थ से निकलती है, एक सन से हमें जो मिलती है, जो सनलाइट है सबसे बिगेस्ट, जो हमारे को
सुबह के टाइम उठ के फ्रेशनेस फील होती है, तो सबसे पहले आपको एक नेचुरल जो एक फोर्स मिलती है, ठीक है। और एक जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल से निकलती है वो हमारी मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारी 3 फोर्सेस के ऊपर हमारी पूरी लाइफ चलती है। ग्रेविटेशनल पुल हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गई और आपकी सनलाइट हो गई। इन तीनों का एनर्जी जब आपकी लाइफ में प्रॉपरली बैलेंस्ड होता है, देन यू फील सो हैप्पी। पैसा कम हो ज्यादा हो नो मैटर्स, बिल्कुल, क्योंकि आपको खुशी के लिए पैसे की गड्डी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो आपकी रियल हैप्पीनेस होती है वो आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, पैसा हमें बहुत बड़ी खुशियां देता है, लेकिन फिर भी पैसे वाले सारे लोग जो हैं वो रात को चैन की नींद नहीं सोते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि जो रियल हैप्पीनेस होती है उसका मनी से कनेक्शन नहीं होता, बट इन 3 फोर्सेस से कनेक्शन जरूर होता है। अब ये तीनों फोर्सेस का प्रॉपर अलाइनमेंट आपको वास्तु देता है। ठीक है, तो वास्तु का मतलब होता है वस का मतलब होता है रहना। तो जिस जगह पर आप वसते हो, रहते हो, ड्वेल करते हो, तो वहां पर इन तीनों एनर्जीज, मैग्नेटिक फोर्स, आपका अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल और सनलाइट, इन तीनों का कितना प्रॉपर अच्छे से अलाइनमेंट है, वो आपकी सुपर्ब वास्तु से आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी ले आएगा। आप सारा दिन खुश फील करोगे, आपकी प्रोजनी, आपकी जनरेशन खूब पढ़ेगी और क्या नाम है, बहुत अच्छे पैसे कमाएगी, तो आप ओवरऑल प्रॉस्पर व्यक्ति बनोगे। ठीक है, तो वास्तु का एक्चुअली में हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और इन तीनों फोर्सेस को सही तरीके से अलाइन करने के लिए आपको बताया जाता है कि आप जो जैसे आपका सन राइज होता है ईस्ट में, तो अगर ईस्ट में एंट्री होती है तो वहां से जो भी एंट्री अगर आएगी तो साथ में सन लाइट की पॉजिटिविटी भी लेकर आएगी। ठीक है, तो अगर सन की दिशा में अगर कोई वहां से अगर कोई डोर बनाता है तो वहां से वो पॉजिटिविटी लेकर आता है, तो उसका मतलब कि उसका जो घर है वो सनलाइट के लिए ऑलवेज ओपन है, यानी जितने घंटे सनलाइट रहती है पृथ्वी पर उसके घर में डायरेक्टली रोशनी आएगी। सनलाइट आने का मतलब है मैक्सिमम वास्तु दोष आपका हील हो जाता है। ओके, क्योंकि सन को साक्षात देवता भी माना जाता है, सन गॉड भी कहलाते हैं, और उनकी इतनी बड़ी शक्ति है। सर्दियों के दिनों में सनलाइट ना हो मर जाओगे। बिल्कुल, ठीक है, इग्लू में रहना पड़ेगा, अगर सनलाइट नहीं होगी तो एंटार्क्टिका बन जाएगा। तो आपकी अगर जो ओपनिंग होती है वो अगर ईस्ट ओपनिंग होती है तो इसका मतलब सन की जो रेज हैं वो प्रॉपरली उसके घर में आ रही हैं, तो उसकी आधी से ज़्यादा 90% वास्तु अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए सन की डायरेक्शन को ईस्ट को बहुत अच्छा माना गया। ठीक है, दूसरा नॉर्थ है। नॉर्थ जो है वो बुध की दिशा है। बुध जो है वो क्रिएटिव बंदा है, क्रिएटिव प्लैनेट है। तो बुध की जो एनर्जी होती है वो इंटेलिजेंस देती है, पैसा कैसा कमाना है उसके तरीके आते हैं। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो बुध की दिशा है, ईस्ट डायरेक्शन है वो सन की दिशा है। तो ये 2 डायरेक्शंस जो हैं आपकी मैक्सिमम वास्तु को पॉजिटिव कर देती हैं। तो अगर घर में ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है, नॉर्थ अच्छी है, और आपके बीच का जो ब्रह्म स्थान है, जो बीच का मतलब अगर आपने पुराने ज़माने के अगर सीरियल देखे होंगे तो उसमें कैसे घर होते थे कि आसपास जो है कमरे होते थे, बीच का ओपन स्पेस होता था, वहाँ तुलसी का पौधा होता। जी, अगर बहुत पुरानी अगर आपने कोई मूवीज देखी हो, मेरे खुद यूपी वाले घर पे ऐसे ही है। तो वो आसपास कमरे होंगे और बीच का जो स्थान होता है वहाँ पे तुलसी लगाई जाती है, अंगना बोल देते हैं, जिसे अंगना बोलते हैं, और वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। ठीक है, तो जो ब्रह्म स्थान है वो आपका वास्तु पुरुष, यानी कि हम ये मानते हैं कि जिस घर में हम रहते हैं तो उसमें एक एनर्जी 24 घंटे काम करती है, और वो जो एनर्जी है वो एक देवता है और उनका नाम है वास्तु देवता। ठीक है, तो अब जो मॉडर्न जनरेशन है उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि वास्तु पुरुष या वास्तु देवता क्या होते हैं, तो वो सब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही समझते हैं। ठीक है, लेकिन जो वास्तु देवता होते हैं वो एक्चुअल एक आपकी कॉस्मिक आइडेंटिटी है कि जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर वो ड्वेल करते हैं आपके साथ। लेकिन जैसे आप भगवान को नहीं देख पाते हो, इसी तरह वास्तु देवता भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी आपको फील होगी। जैसे अगर किसी घर के किसी कोने में, किसी कमरे में आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपकी आदत है कि जब ऑफिस से आप शाम को घर जाते हो तो आप एक पर्टिकुलर कोने में या एक पर्टिकुलर सीट पे या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठते हो। टीवी देखोगे तो उसी डायरेक्शन में बैठोगे, खाना खाओगे तो वहीं बैठोगे। आपका वो मस्त वाला सबसे बेस्ट कॉर्नर होता है, जहाँ सुकून मिलता है, जहाँ सुकून मिलता है। ये सुकून कहाँ से आ रहा है? ये सुकून कहाँ से? अच्छा, वहां आप ही बैठ रहे हो, आपके छोड़ते कोई दूसरा नहीं आता, कोई नहीं आता, है ना? तो इसका मतलब वो सुकून का कोना सिर्फ आपके लिए है, लेकिन वो डायरेक्शन तो घर के सभी लोगों के लिए है, तो सभी को सुकून आना चाहिए।
है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ये भी हो जाता है कि आपकी खुद की जो हॉरोस्कोप है उसमें से भी एक दिशा आपके लिए बड़ी लकी होती है। तो अगर आप उसी दिशा में बैठते हो, भले ही वो वास्तु के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए वो दिशा अच्छी है, तो आप वहाँ बैठोगे तो आपको सुकून मिलेगा। लेकिन बाकी घर के लोगों की, उनकी कुंडली के हिसाब से उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, वो घर के किसी और कोने में सुकून पाएंगे। तो एक ही जगह पर सारे लोग बैठ के सुकून नहीं पाते, बिल्कुल सबको अलग अलग मिलता है। तो यहाँ पर हॉरोस्कोप भी कनेक्ट होती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज द सुप्रीम साइंस। तो बाकी सब न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, लाल किताब, ये सारे के सारे इसके सबऑर्डिनेट्स हैं। मतलब जो मेन सेट है वो आपकी एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बाकी सारे सबसेट हैं। तो जिसमें आप वास्तु को भी आप उसका सबसेट मानते हो। ओके तो और कई बार होता है मैम, जो लोग घर ले भी लेते हैं ना, कई दोस्त लिया है मेरे घर साथ, मतलब मेरे साथ में ही लिया है कि यहाँ मैं ले लेता हूँ, वहाँ तू रहता, तो हम लोग पास पास रहते हैं। स्टार्टिंग में जब उनके पास पैसा वैसा, जैसा आपने बताया कि पैसा आता है तो थोड़ा सा बुद्धि भी कम हो जाती है, ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं, पता नहीं क्यों कि यार अच्छा जब लेंगे तब उनको कोई एस्ट्रोलॉजर याद नहीं आएगा, कोई पंडित याद नहीं आएगा। इवन कई बार जैसे मैं रेंटेड भी रहता हूँ, मैं रेंटेड रहता हूँ मुंबई में, तो मैं रेंट वहाँ जाने से पहले मैं एक बार पूजा जरूर करवाता हूँ, ठीक है, उसके बाद वहाँ रहना स्टार्ट करता हूँ मैं, उससे पहले नहीं रहूँगा। या तो हम गए फर्स्ट टाइम, देखा घर अच्छा पसंद है, ठीक है डन हो गया, आज एक चीज़ होगी, जिस दिन अपना सारी शिफ्टिंग होगी पूजा करवाते हैं, उसके बाद वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं। कई लोग कुछ नहीं करते, उनको ये कि बैग लाओ पटको, कौन किराए का घर है। सही बात। तो इससे फर्क पड़ता है क्या लाइफ में? 100% फर्क पड़ता है। यानी कि वास्तु जो है आपके रहने से स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी। आपने अपने घर के बाहर एक बाउंड्री वॉल भी बना ली, हाँ जी, ईंटें लगा ली, या आपने प्लास्टिक का कोई फेंसिंग बना ली, या लोहे की तार भी लगा ली, आपने फेंसिंग भी लगा ली ना, आपका वास्तु वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर किराए के मकान में रह रहे हो तो वास्तु आपको इफेक्ट नहीं डालेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि जिसके घर पे, जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है, जो उसका ओनर होता है, मैक्सिमम वो वास्तु दोष या वास्तु का इफेक्ट उस पर्सन को मिलेगा। 80% उसको मिलेगा, मेन ओनर को 70%, ओके, 30% जो वहां पर टेनेंट्स हैं उनको भी मिलेगा। तो यानी कि टेनेंट्स को ये एक छूट मिल जाती है कि भैया अगर वहाँ वास्तु दोष भी है तो ज़्यादा किसको इफेक्ट जाएगा? ओनर को जाएगा। और अगर बेनिफिट है ज़्यादा, अगर पैसे भी आ रहे होंगे तो वो उसके खाते में आ रहे होंगे। तो इसीलिए 30% जो है वो टेनेंट्स को इफेक्ट करती है, और जो 70% है वो ओनर को इफेक्ट करती है। लेकिन टेनेंट्स को भी वास्तु इफेक्ट करती है। मतलब लाइफ में फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल पड़ता है। तो उसके उपाय भी तो होंगे ना मैम? कुछ बिल्कुल उपाय है। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आपका सबसे पहले जो मेन वास्तु का सबसे 2 फंडे समझ लीजिए। एक है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये एक डायगोनल है। नॉर्थ ईस्ट से जो पॉजिटिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और सनलाइट, इनकी जो पॉजिटिविटी है ना, वो नॉर्थ ईस्ट से हमारे घर के अंदर आती है, ठीक है, और वो साउथ वेस्ट तक जाती है। तो क्योंकि वास्तु देवता का जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट में उनका सर है और साउथ वेस्ट में उनके पैर हैं, तो मतलब जो भी पॉजिटिविटी आती है वो नॉर्थ ईस्ट से आकर साउथ वेस्ट में जाके डंप होती है। तो अगर ये 2 डायरेक्शंस प्रॉपर हो गए, नॉर्थ ईस्ट के लिए होता है लो एंड लाइट, मतलब हल्का हो और लाइटेड हो, मतलब साफ सुथरा हो जी। और जो साउथ वेस्ट है वो हाई एंड हैवी, मतलब वो भारी होना चाहिए और थोड़ा ऊंचाई पे होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट लो एंड लाइट कर दो, मतलब थोड़ा सा नीचे दबा हुआ और हल्का हो, और साउथ वेस्ट को थोड़ा सा हाइट बढ़ा दो हल्की सी और उसको भारी कर दो। अगर ये 2 डायरेक्शंस प्रॉपर हो गए, और दूसरी, मतलब ये फर्स्ट रूल हो गया, और दूसरा आपने ओपनिंग प्रॉपर जगह पर प्रॉपर डायरेक्शन में कर ली, तो आप सही वास्तु में चले जाएंगे। आप इसके लिए उपाय करने के लिए एक तो जो है कि आपको डिमोलिशन सबके बस की नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी हो गई है, प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई है, तो अब सब लोग डिमोलिशन वाले रेमेडी पे तो नहीं जाते। बिल्कुल। तो जो दूसरी रेमेडीज होती हैं कि भाई यहाँ पर यंत्र दबाए जाते हैं, पिरामिड्स दबाए जाते हैं, और कुछ सिंबॉलिक पेंटिंग्स या पिक्चर्स को जो उस डायरेक्शन के लिए जो उसके रक्षक माने गए हैं। तो मतलब जब वास्तु की जाती है तो उस प्रॉपर्टी के 32 हिस्से किए जाते हैं, तो 32 उसके डोर्स होते हैं, तो वहाँ पर 32 देवताओं की एनर्जी होती है। तो जहाँ पर जो एनर्जी लैक कर रही होती है
उस देवता की पर्टिकुलरली वहाँ पर कोई सिंबॉलिक वहाँ पर एक्टिविटी करवा दी जाती है, या वहाँ पर कोई उसकी यंत्र वहाँ पर दबा दिया जाता है, या कोई जेमस्टोन दबा दिया जाता है, या कोई वहाँ पे सिंबॉलिक वहाँ पे सीनरी या पिक्चर वहाँ पर लगाई जाती है, जिससे उस पर्टिकुलर जोन का जो देवता हैं या अधिदेवता हैं, देवता होते हैं जो थोड़े से बड़े लेवल के होते हैं, अधिदेवता होते हैं जो उनसे जूनियर लेवल के होते हैं। तो वास्तु में अधिदेवताओं की जो एनर्जीज हैं वो भी वास्तु में काम करती है। तो फिर उस पर्टिकुलर जोन में देखा जाएगा कि कहाँ पे एनर्जी फ्लो है जो वो बहुत नेगेटिव आ रहा है या अच्छा नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर जोन में वो रेमेडी कराने से वास्तु के आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, आप होटल के आप जब ट्रैवल करते हो तो आप होटल के रूम्स लेते हो, ठीक है, सभी होटल्स में आपको क्या पॉजिटिव वाइब्स एक जैसी फील होती हैं? नहीं, सब में तो नहीं होती ना, अलग अलग होती हैं। हाँ, कभी कभी नंबर आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और कभी कभी उसके फर्नीचर की प्लेसमेंट, वहाँ की ऑरा, वो क्या है, आप वास्तु ही तो फील करने जा रहे हो। वो जो एनर्जी आप फील करते हो ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, कभी तो लगे यार बहुत अच्छी सीनरी है, बहुत अच्छा एम्बियंस है, यार यहाँ अच्छा लगा, अगली बार यही होटल लूंगा, और कभी ये बड़ा बकवास है, यहाँ सर्विस अच्छी नहीं है, और यहाँ पे देखो इतनी गंदगी पड़ी हुई है। तो वो जो आपको जो एक नेगेटिव फीलिंग आती है वो ओनली बिकॉज ऑफ द वास्तु की कॉस्मिक एनर्जी। तो आप अगर एक होटल के रूम में भी कुछ दिन रह लेते हो तो वहाँ की वास्तु भी आपको इफेक्ट करने देती है। वहाँ पे ना आप ऑनर हो, ना वहाँ पे आप टेनेंट हो, बिल्कुल वहाँ ट्रैवलर हो बस। लेकिन आप कुछ घंटे रहोगे, 2-4 दिन रहोगे, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि यार वॉशरूम से भी नेगेटिविटी आ रही है, या कुछ अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, या यहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम है, या थोड़ा पता नहीं कुछ अजीब सा ही लग रहा है, या तो रूम चेंज कराओ या फिर होटल चेंज करो। तो ये भी आपका एक्चुअली वास्तु का एग्जाम्पल है। बट होटल का स्टे होता है 1 से लेके 10 दिन का, इससे ज़्यादा तो कोई रुकता नहीं है, तो कौन इतना माथा पच्ची करे। नहीं समझ में आ रहा तो होटल चेंज कर लोगे, लेकिन जहाँ पर आप रहते हो तो वहाँ पर ये चेंजेस, आप ये रेमेडीज करके आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को प्रॉस्परस, और इन तीनों एनर्जीज जो मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और जो सनलाइट से, ये जो तीनों से हमारी कॉस्मिक एनर्जी बन रही है, जो हमारी ड्वेलिंग को पॉजिटिव करती है, उसको हम रेमेडीज से करने की पूरी कोशिश करते हैं, और रिजल्ट भी मिलता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि कई लोग, जैसे कि अब वो ऐसे, मतलब अब मैं, ये कुछ बात हुई है इसलिए माजर रहा हूँ कि शादी के बाद भी बाहर अफेयर रखते हैं, है ना, और मैंने बहुत कम देखा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं देखा है, ऐसा नहीं तो लोग करने ही लग जाए कि जो बाहर वाली है उनसे ज़्यादा कमाई होती है, कई बार ऐसा भी होता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि घर वाली साथ नहीं देती कि क्या होता है? देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हैं वो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द मीडिया अब ये सामने ओपन आके लोग बोलने लग गए हैं, लेकिन होते पहले भी थे, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने से कि भाई बाहर वाली जो है वो ज्यादा सुख दे रही है या उसके आने से ज्यादा बरकत होने लग गई है, ये किसी एक इंसान के ऊपर अप्लाई हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर किसी के लिए अगर घर वाली शुक्र है तो बाहर वाली भी शुक्र ही ट्रीट होगी। तो अगर शुक्र अगर अच्छा है तो यानी कि अगर पैसा आना है तो वो घर वाली से भी आएगा, उसके भाग्य से भी आएगा, और अगर शुक्र अच्छा है तो अगर बाहर वाली के साथ भी रिलेशन होगा तो उसके भी भाग्य से पैसा आएगा। अच्छा, ये ज्यादातर पता किसके साथ देखा है? जिनके लव मैरिज है, इन्हीं में ज्यादा बाहर अफेयर होते हैं। जिनका जो नॉर्मल मैरिज होता है ना, जो वो पहले ही देख लेते हैं, 36 गुण मिला लेते हैं, तो उनका मैंने कम देखा है। ज्यादातर मैंने यही देखा जिनके लव मैरिज हुए उनके ज्यादा अफेयर होते हैं। क्योंकि लव मैरिज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि लव मैरिज में दोनों का एग्रेशन बराबर होता है, ठीक है, दोनों की एनर्जी मैच होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेके एक दूसरे के लिए मतलब कि भाई खड़े रहते हैं और हमें लव मैरिज करनी है, ठीक है, तो किसी की सुनते नहीं है। अगर दोनों की एनर्जीज बराबर है, दोनों का स्टैंड बराबर का रहता है, तो मतलब अगर घर में भी अगर वो होंगे ना तो दोनों युद्ध में भी एक जैसा पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल। तो उनकी जो एनर्जीज जो हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि कुछ टाइम के बाद, जैसे बैलून जो है वो एकदम से उड़ता है, उसके बाद फिर वो नीचे आता है, ठीक है। तो इसलिए वो जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली तो ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद जब वो 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उन्हें उनके अपने कॉम्प्लिकेशंस, जो अपने टेम्परामेंटल इश्यूज हैं वो भी समझ में आने लग जाते हैं। तो फिर वही प्यार जो है वो जहर यानी कि टॉक्सिकेट हो जाता है। तो इसीलिए फिर जब अब घर में सुकून नहीं मिल रहा है तो फिर वो बंदा बाहर जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात इसमें एक और भी होती है कि लव मैरिजेस में लोग अपनी हॉरोस्कोप नहीं मैच करवाते, क्योंकि जब प्यार है, शक्ल अच्छी है, दिल अच्छा है, प्यार है, एक दूसरे के लिए खड़े हैं, तो अब वो इंसान से शादी करनी किसी भी कॉस्ट पे करनी है, चाहे पंडित जी को पैसे दे के कराओ,
चाहे मम्मी पापा के सामने दूसरी कुंडली बदल दो, टाइम बदल दो, कुछ भी बदल दो, ताकि अगर मम्मी पापा कहते हैं कि कुंडली मैच होनी चाहिए तो वो ग्रह ही बदल देते हैं, ऐसा भी होता है। तो वो किसी भी मतलब एट एनी कॉस्ट उनको वो लव मैरिज करनी है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने बहुत सारे मैरिज हाउस से रिलेटेड जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो उनकी जो क्या नाम है, जो प्लानिटरी उनके कॉम्बिनेशंस हैं, वो उसको इग्नोर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैम हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं बट हमारे हॉरोस्कोप नहीं मिल रहे हैं, 4 गुण मिलते हैं, 3 गुण मिलते हैं, या 7th हाउस की कंडीशन एक के चार्ट में अच्छी है, एक के चार्ट में अच्छी नहीं है। तो मैं उनको गाइडेंस देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि भाई देखो, अगर मैं तुम्हारे को अगर मैचिंग करके बता रही हूँ तो उसमें मैं पॉजिटिव भी बताऊंगी और नेगेटिव भी बताऊंगी। तो पॉजिटिव तो तुम रख लोगे लेकिन नेगेटिव तुम जो है वो सह लोगे। तो बोलते हैं हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शादी तो हमें इसी से करनी है, तो आप उपाय बता दो। तो वो उपाय बता के शादी करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम्स वो जो ग्रह है वो जब दशा बन के आएंगे और वो कॉम्प्लिकेशंस में टेम्परामेंटल इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो फिर वही मैरिजेस जो है वो सेपरेशन में और डिवोर्स में भी कन्वर्ट हो जाती है। और यही स्थिति बाद में फिर उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी पुश करती है, क्योंकि प्यार करने की आदत पड़ जाती है और प्यार पाने की भी आदत पड़ जाती है। तो अब अगर घर में प्यार नहीं मिल रहा तो कहीं से तो प्यार चाहिए, क्योंकि हमने तो उसकी आदत डाल ली है, तो वो फिर जो देगा हमें वही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मोनिका जी। आई होप ये पॉडकास्ट आपको भी अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ इनको फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इनका नंबर भी आप दे दोगे? बिल्कुल, नंबर, नाम, पता सब कुछ दे देंगे। अगर आपको इनसे मिलना है, इनसे फ़ोन पे बात करनी है, व्हाट्सएप पे चैट करके कुछ पूछना है, तो भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छा, अभी तक जो इनसे मैंने ज्ञान लिया है मेरे लिए तो बहुत सूटेबल था, और आप भी एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। और प्लीज़ हम लोगों को फॉलो भी कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव।